हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ इस लेक्चर के अंदर। उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होगी। कहानी शुरू करने से पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। पहला टॉपिक हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अंदर पहला सब टॉपिक कहता है जीनोम एडिटिंग के बारे में। हम साल भर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं जीनोम एडिटिंग को लेके। आइए डिस्कस करेंगे क्या है। जरा रेड पेन ले लें, रेड पेन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, न्यूज में क्यों रहा दोस्तों? रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सपोर्ट करा फर्स्ट कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, दैट इज कार टी थेरेपी, है ना, ये कंडक्ट करी गई। तो आइए देखते हैं कुछ कार टी थेरेपी के बारे में। ये हमने मंथली मैगजीन में भी कवर किया था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी है हमारे लिए इसको समझना पीटी में भी। देखिए कार टी थेरेपी ये एक ऐसा तरीका है जिससे इम्यून सेल्स, जिन्हें टी सेल्स बोलते हैं, एक तरह के ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आप पा सकते हो टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन लैब सो दैट दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। फिर समझिए, तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप इम्यून सेल, जिन्हें टी सेल कहते हो, है ना, ये फाइट करने के लिए कैंसर को आप इनमें जो है कैसे कर सकते हो, उसको एडिट करके इनको लैब के अंदर, ताकि ये प्रॉपर यहाँ पे देखे कैंसर सेल को और फाइंड करके डिस्ट्रॉय कर दें। अब देखिए बात आती है कहाँ से लिए जाएंगे। देखिए टी सेल्स लिए जाएंगे पेशेंट के ब्लड से एंड उसके बाद इन्हें लैब में चेंज करा जाएगा, इनमें जीन को ऐड करके फॉर अ मैन मेड रिसेप्टर, जिसे CAR, समझ गए? ये जो ऊपर आप देख रहे हो, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बोलेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर ये काम करने लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे आप मतलब इससे आप क्या, इससे बहुत ही अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करा जा सकता है एक स्पेसिफिक कैंसर सेल के एंटीजन को, और कार टी सेल आर देन गिवन बैक टू द पेशेंट। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी इसकी। इट इज ऑल्सो समटाइम टॉक अबाउट, ये भी कभी कभी बोला जाता है कि एक तरीका सेल बेस्ड जीन एडिटिंग है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीन्स को ऑल्टर करा जा रहा है टी सेल्स के अंदर वाले, ताकि ये क्या कर सके, ये अटैक कर सके कैंसर को। तो प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट कार टी सेल टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, दैट इज बिराक और DPT ने कुछ इनिशिएटिव लिए पिछले 2 सालों में। डेवलपमेंट कार टी सेल टेक्नोलॉजी का डिजीजेस के लिए, जैसे कि अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, ग्लियोब्लास्टोमा हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, साथ में टाइप 2 डायबिटीज, ये सारा कुछ सपोर्ट करा गया है थ्रू DBT। तो हम जीन एडिटिंग को समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आते हैं और कार टी सेल थेरेपी के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे टी सेल है ना, टी सेल को कहाँ से निकाल रहे हैं? टी सेल को निकाल रहे हैं एक इंसान के ब्लड से। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? ये मेक कार टी सेल इन द लैब। लैब में क्या बनाया जा रहा है? लैब में बनाया जा रहा है कार टी सेल को। देख सकते हैं पहले इंसर्ट करा जा रहा है जीन को कार में, फॉर कार। ठीक है, कार का मतलब समझ रहे हो ना बार बार क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, तो इंसर्ट जीन फॉर कार, ये देखिए टी सेल के अंदर ये गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये देख सकते हैं आप, और ये बन गया कार टी सेल। देखिए ये यहाँ गया और ये देखिए इस तरह से बन गया यहाँ। उसके बाद ये क्या हो रहा है कि मिलियंस ऑफ कार सेल यहाँ पे ये हो गए ग्रो, और उसके बाद ये इन्फ्यूज करेंगे कार टी सेल, डाल देंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये पूरा बनाने के बाद क्या हो रहा है? ये डाल दिए गए पेशेंट के अंदर सारे, और इसको डालने के बाद देखिए कार टी सेल हो गए, और अब ये निकले टैंटड़ा, और निकलने के बाद इन्होंने जो कैंसर सेल है उनको प्रॉपर पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये कैंसर सेल दिख रहा है आपको, कैंसर सेल दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ जो है वो इसको मारना शुरू कर देंगे। ओके, इससे ये देखिए, तो कार टी सेल बाइंड टू कैंसर सेल एंड किल देम। ये देख रहे हैं आप, एकदम बाइंड कर लेगा कैंसर सेल को और इसको
पक मार देगा। तो इससे सिर्फ वो पर्टिकुलर सेल को ही यहाँ पे मारेगा। अभी बात आती है इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए बहुत सारे रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज जो बैकअप हैं बाय रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स 1989 को लेके ये नोटिफाइड करे गए हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये सब रेगुलेट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। दूसरी बात कि नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है ना, ये प्रॉपर जो है इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट 2017 जो है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल इम्प्लाइज रेगुलेशन ऑफ द जीन एडिटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके माइंड में भी आया होगा कि मैडम ये आखिरकार जीन एडिटिंग किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, जब जीन एडिटिंग की बात आती है तो जीन एडिटिंग क्या होता है। देखिए जीनोम या जीन एडिटिंग ये ऐसा तरीका होता है जिससे खुद कुछ बदलाव करे जाते हैं डीएनए के अंदर सेल के या ऑर्गेनिज्म के। ये अलाउ करता है जेनेटिक मटेरियल को कि टू बी एडेड या रिमूव या ऑल्टर किया जा सकता है पर्टिकुलर लोकेशन में जीनोम की। ये एक 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ऑफ अनवाइंडिंग, क्लीविंग मतलब कट पेस्ट एंड रिवाइंडिंग का डीएनए के। देखिए जीनोम को एडिट करके जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप, जर्म लाइन जीन थेरेपी ये टारगेट करती है रिप्रोडक्टिव सेल्स को, मतलब कोई भी चेंज किया जा सकता है डीएनए में, जो भी चेंज होगा डीएनए के अंदर विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी, जैसे मान लीजिए कि किसी के डीएनए के अंदर अगर बदलाव हुआ तो ये पास हो जाएगा उसकी अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में। अब यहाँ पे आइए थोड़ा समझते हैं टी और बी सेल्स के बारे में। पहली बात देखिए, इम्यून सिस्टम ये बना होता है 2 आर्मी से सेल्स की, एक है इनेट और एक है अक्वायर्ड। इनेट इम्यून सेल्स जो होते हैं ये बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। ये तुरंत ही क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी फॉरेन सेल अगर आता है तो उससे रिस्पॉन्स करेंगे और इन्फेक्शन से लड़ेंगे, चाहे वो वायरस हो और चाहे वो बैक्टीरिया हो। तीसरी बात, एक होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये टी सेल और बी सेल का यूज करती है व्हेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ये स्लिप होता है थ्रू द फर्स्ट लाइन, मतलब मान लीजिए उससे निकल गया फर्स्ट लाइन वाले से, तो क्या होगा, ये यहाँ अक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर हेल्प करेगी लड़ने में ऐसे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं ये थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो इवॉल्व होता है प्रॉपर लर्न एक्सपीरियंस से, बट हाँ ये लंबा चलते भी हैं, ये इननेट सेल से ज़्यादा चलते हैं। अब आई बात बी सेल्स और टी सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते होंगे, इतना आपने सुना भी होगा, एक तरीके का वाइट ब्लड सेल्स जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब जो बी सेल्स है ना, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और जिनका यूज करा जाता है अटैक करने में इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, वायरस को और टॉक्सिन्स को। ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये वाई शेप्ड प्रोटीन जो होती हैं, ये होती हैं वाई शेप्ड प्रोटीन दैट आर स्पेसिफिक टू ईच पैथोजन। और जो टी सेल्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट फाइटर्स होते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के। साथ में ये प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस को, है ना, जो एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है दैट हेल्प एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके बाद समझिए, टी सेल डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी के खुद के सेल्स को, ठीक है, बॉडी के ओन सेल्स को दैट हैव देमसेल्व्स बीन टेकन ओवर बाय वायरस, या ये कैंसरस बन गए हो तो, है ना, खुद के सेल अगर मान लीजिए ये वायरस अटैक कर चुका है या कैंसरस बन गए हैं तो ये अपने खुद के सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं टी सेल्स। समझ गए ये पूरी कहानी। तो अब बात आती है कि मैम आखिरकार ये जीनोम एडिटिंग का क्या फायदा होता है। देखिए हर एक रिसर्च से अगर देखा जाए तो रिसर्च में फायदा होता है, डिजीज हो, कोई बीमारी को ट्रीट करने में फायदा होता है, जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, एड्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप्स या कैटल के लिए, थेराप्यूटिक क्लोनिंग के लिए, वगैरह वगैरह काफी सारे एडवांटेज हैं। तो दोस्तों किस तरह से काम करती है जीनोम एडिटिंग।
जीनोम एडिटिंग यूज करती है एक तरीके का एंजाइम जिसे कहते हैं इंजीनियर्ड न्यूक्लियस, जो कट करता है जीनोम को। ये जो होगा ना, ये कट करेगा जीनोम को एक स्पेसिफिक प्लेस से, एक स्पेसिफिक जगह से। और इंजीनियर्ड न्यूक्लियस ये बने होते हैं दो पार्ट से। एक होता है न्यूक्लियस पार्ट जो कट करता है डीएनए को, और एक होता है डीएनए टारगेटिंग पार्ट जो गाइड करता है न्यूक्लियस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डीएनए के। एक बार कट हो गया डीएनए एक स्पेसिफिक प्लेस से, तो सेल नेचुरली रिपेयर करता है इस प्रॉपर जो कट है उस कट को। तो ये जो रिपेयर प्रोसेस होता है ना, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है टू मेक चेंजेस, या एडिट कह लो, इसी में कुछ बदलाव ले जा सकते हैं इस प्रोसेस में, ताकि यहाँ पे टू द डीएनए इन दैट लोकेशन इन द जियोम। अब ये अपने आप मान लीजिए सेल जो है वो रिपेयर कर रहा है ना, और उसी में ही जो है कुछ आप बदलाव ला सकते हैं, ताकि जब वो रिपेयर करेगा तो बीच में जो बदलाव लाए वो भी साथ में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज होती है उसे ये प्रॉपर ये काम करता है। अच्छा, जीनोम एडिटिंग में कौन कौन से तरीके आते हैं? स्मॉल डीएनए चेंजेस होता है, रिमूवल होता है सेक्शन डीएनए का, इंसर्शन होता है ना, इंसर्ट भी कर सकते हैं एक सेक्शन डीएनए का। तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये जो हमने बात करी था ना न्यूक्लियस, ये क्या चीज है? देखिए न्यूक्लियस ये एंजाइम्स होते हैं जो दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड, जो डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, इधर डीएनए हो चाहे आरएनए हो। ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम देखें कि डीएनए रिपेयर एस्पेक्ट्स के बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुई कुछ न्यूक्लियसेस में भी, तो इसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी या जेनेटिक इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है ना, या आप बीमारियां आपको होने लग जाएंगी बहुत सारी, आप रोक नहीं पाओगे, या समझ लो कि कोई जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। वाइल जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एंड्स, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये यहाँ पे कट्स करते हैं ऑन स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये कहानी हमने पूरी पढ़ ली। अब जो टेक्निक्स का यूज करा जाता है उनके बारे में आपको बताती हूँ जीनोम एडिटिंग के लिए। देखिए मेनली ये अलग होती हैं, है ना, इन हाउ दे रिकॉग्नाइज द डीएनए टू कट। दे मेनली डिफर इन हाउ दे रिकॉग्नाइज द डीएनए टू कट। पहला होता है आपका प्रोटीन बेस, आप समझ गए ना, ये मेनली ऐसे अलग अलग होती हैं कि किस तरीके से ये पता लगाएंगी कि डीएनए किस तरह से काटना है। तो पहला हो गया प्रोटीन बेस्ड। इसमें यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो रिकॉग्नाइज करता है, मैं पता लगाएगा, और फिर उसके बाद बाइंड करेगा टू द टारगेट डीएनए कि भाई कहाँ पे हमें किस डीएनए को काटना है। दूसरी होती है आरएनए बेस्ड। इसके अंदर शॉर्ट सीक्वेंस होता है आरएनए का जो बाइंड करता है, मतलब यहाँ पे बांधेगा टू द टारगेट डीएनए, कौन सा डीएनए काटना है उसके लिए। तो ये हो गई प्रोटीन बेस्ड और ये हो गया आरएनए बेस्ड। अब देखिए जीनोम एडिटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक है ये क्रिस्पर कैस9, ये देख सकते हैं कैंची बनी हुई है, तो ये है क्रिस्पर कैस9। दोस्तों क्रिस्पर ये डीएनए टारगेटिंग पार्ट है सिस्टम का, जिसके अंदर होता है आरएनए का मॉलिक्यूल या फिर गाइड, जो इस तरह से डिजाइन है टू बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए बेसिस। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के माध्यम से। और कैस9 स्टैंड्स फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, एंड ये एक न्यूक्लियस पार्ट होता है जो कि कट करता है इस डीएनए को। ठीक है, अब देखिए इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से 2020 में डिस्कवर करने के लिए क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर्स को। और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस समय की जो खबर आई थी मंथली मैगजीन PT65, अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको याद होगा। दूसरा तरीका होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। देखिए पहली चीज डीएनए बाइंडिंग पार्ट है ZFNs का, ये बना होता है जिंक फिंगर प्रोटीन से विद विच ईच बाइंड टू अबाउट 3 डीएनए बेसिस। पहला न्यूक्लियस पार्ट ZFNs का, ये नॉर्मली है इज नॉर्मली अ फोकल न्यूक्लियस जो कट करता है डीएनए को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और तीसरा देखिए टैलेंस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड लाइक अफेक्टेड न्यूक्लियस।
डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो टेलेंस का है, इसमें ये बना होता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, जैसे कि अफेक्टर डोमेन्स है ना, लाइक एक तरीके से आप ऐसे कह लो, मेड अप ऑफ अ ट्रांसक्रिप्टिव एक्टिवेटर लाइक अफेक्टर डोमेन्स, जैसे ZFNs हो गया ये वाला, और न्यूक्लियस पार्ट हो गया जो टेलेंस का, ये नॉर्मली फोकल न्यूक्लियस होता है, और ऊपर हमने बता दिया आपको कि ये है क्या एक्चुअली में। ओके, अब इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अगर ज़रा सी भी दिक्कत लगी हो और उन्हें ऐसा लगे कि मैम हमें थोड़ा सा इसका जो है क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इनके लिए मतलब डेडिकेटेड चीज़ें बनवा लूँगी। ठीक है ना, डेडिकेटेड जो है वो, ये आप कह लो ये फोक 1 कहलाता है। ठीक है, ये प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपको प्रॉपर तीनों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक मेंबर आप कह सकते हो, एक मेंबर है एक अनयूजुअल क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को और क्लीव नॉन स्पेसिफिकली अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम दैट सीक्वल। अब इसके अंदर भी अगर डिटेल्स में आपको बताऊं तो इसके अंदर एन टर्मिनल डीएनए रिकॉग्निशन डोमेन होता है और सी टर्मिनल क्लेवेज डोमेन होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया जो छोटा मोटा चीज़ें हो सकती थी। लेकिन आप तब भी मुझे बताइएगा अगर आपको नहीं कुछ क्लियर होता है, तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। अच्छा, अब बात करते हैं रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो रिसेंटली क्रिस्पर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया गया to satisfy restrained mosquitoes vectors via sterilization. Precision guided sterili insect टेक्निक को यूज करा गया ऑल्टर करने के लिए जीन्स को एडस एजाइप्टी में, जो एक स्पीशी रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को, डेंगू को, चिकनगुनिया और जीका को फैलाने में। पीजी सिट यूज करता है क्रिस्पर को टू स्टेरलाइज मेल मॉस्किटोज एंड रेंडर फीमेल मॉस्किटोज विच स्प्रेस्ड, फीमेल ही तो फैलाती है डिजीजेस को, है ना, तो ये ऐसा बना देगा कि इसको फाइटलेस कर देगा। उसके बाद अनलाइक जीन ड्राइव जो पीजी सेट सिस्टम है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग है एंड इज नॉट प्रेडिक्टेड टू परसिस्ट और स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट। जीन ड्राइव सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं डिजीजेस के वेक्टर्स को बाईपासिंग desired genetic alteration indefinitely from one generation to the next। एक रिलेटेड डेवलपमेंट में बिल गेट्स फंडेड बायोटेक फर्म जो ऑक्सीटेक है, उसने एक रिलीज करी जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल एडिस इजिप्टी मस्किटो, इसलिए मतलब रिलीज करी ताकि वो लड़ सके इंसेक्ट बॉर्न डिजीज से, जैसे कि डेंगू फीवर, जीका वायरस। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। क्यों रहा न्यूज में दोस्तों? देखिए, इंडिया इंपोर्ट करेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील को पहली बार, है ना, और टू बी यूज एज लाइव स्टॉक फीड के लिए। ठीक है, लाइव स्टॉक फीड के लिए करेगा, तो अब ये काफी नई बात है, हम थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ के बारे में और समझते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस प्रपोजल को क्लियर किया इस बात पे कि मटेरियल जो है वो नॉन लिविंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेजल कमेटी एक स्पेशल तरीके की कमेटी है इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसको काम दिया गया है ऐसे मैटर्स को गवर्न करना जो कि जीएम क्रॉप से रिलेटेड है, वॉज बाईपास्ड गिवन द नॉन लिविंग नेचर ऑफ द मटेरियल। सोया मील एक प्रोटीन रिच सॉलिड लेफ्टओवर है रॉ मटेरियल का। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग, जब ऑयल निकाल लेते हैं ना सोयाबीन सीड से, उसके बाद बचता है। ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री फीड का। ठीक है, अब पोल्ट्री फीड अगर बताएं तो मेक्स अप 65% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर एंड पुअर हार्वेस्ट ऑफ सोया की वजह से क्या है, हाई प्राइसेस हो गए हैं सोया मील के। अब यहाँ आते हैं वापस, क्या फायदा होगा जीएम क्रॉप्स का? ये तो मेन बात आती है ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या फायदा है। थोड़ा सा पहले इस चार्ट के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते चलते हैं। देखिए, रिसर्चर्स ने यहाँ पे, रिसर्चर्स क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं जीन को, अलग कर देते हैं ऑर्गेनिज्म से जिसमें कोई अलगा दैट हैज द ट्रेट दे वांट टू इम्पार्ट टू अ प्लांट। जैसे मान लीजिए कोई क्वालिटी जीन में है जो ये डालना चाहते हैं प्लांट के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म से उस जीन को अलग कर देंगे। अब देखो, सिंगल जीन
आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद मॉडिफाइड किया जाता है। दूसरा, बहुत सारी कॉपीज जो है जीन की वो इंसर्ट करी जाती हैं प्लांट सेल के अंदर, एंड भैया उसको टाइम देते हैं कि अब आप ग्रो हुई है। और तीसरे नंबर पे देखिए, प्लांट एक नई क्वालिटी के साथ है ना, सीड मैच्योर होते हैं प्लांट के अंदर, ये प्रॉपर स्टडी करे जाते हैं फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे सेल विद डिजायर्ड ट्रेड ऐसे डाला, उसके बाद ये निकला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ग्रोथ हुआ प्रॉपर, ये इधर है, और ये देखिए यहाँ पे एक जो है वो प्लांट एक नए क्वालिटी के साथ बनके तैयार हो गया। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं जीएम क्रॉप्स के, बहुत सारे हैं। फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए प्रिवेंशन होगा, स्पीशी इंडेमिक डिजीजेस जो हैं वो भी लॉस नहीं होंगे स्पीशीज। तीसरा, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है ना, लेस लेबर लगता है, कॉस्ट इनपुट कम लगता है। साथ में यूसेज पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का कम होता है, टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी होती है गर्मी में, धूप में, है ना, सूखे में। क्रॉप प्रोटेक्शन बढ़ता है, कैसे? प्लांट डिजीज से बच के। तो देखिए दिक्कतें क्या है, कंसर्न्स क्या है जीएम क्रॉप्स के, समझते हैं। पहला, कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं दोस्तों। जीन फ्लो ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन फॉर द ट्रेड्स, इसके अंदर रेजिस्टेंस, जो ट्रेड्स इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेट। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये खुद जो है वो रेजिस्ट करने लगे चीजों को, है ना। एंड रेजिस्टेंट वीड दैट आर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। जीन फ्लो ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से फॉर द ट्रेड्स इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वीड्स। मतलब ऐसा समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमने ऐसा कहा कि इन चीजों पे, इन चीजों का असर नहीं होगा। जैसे मानो एक पौधा लगाया, उसमें कहा कि ये इससे भी नहीं मरेगा, इससे भी नहीं मरेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब वो वीड निकल आई, फालतू की जो झाड़ियां वाड़ियां निकल आती हैं, अब वो भी नहीं मान लीजिए हटी, वो भी कुछ भी डालते जा रहे हैं, आप नहीं खत्म हो रही है, तो क्या हो? हाँ, और इसकी वजह से इरोजन हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का, जीन पूल्स यहाँ पे इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशी के पल्यूट हो सकते हैं, ये दिक्कत है। तो इकोलॉजिकल कंसर्न समझे। बायोसेफ्टी कंसर्न क्या है? बायोसेफ्टी कंसर्न ये है कि जीन ट्रांसफर के अंदर हो सकता है कि कोई जहरीली चीज प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि नेचर है ये प्रोडक्ट का, या चेंजेस हो जाए मेटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिज्म के, ये एक दिक्कत है। दूसरा, जो नए प्रोटीन होंगे जीएम क्रॉप्स के अंदर विच हैव नॉट बीन कंज्यूम्ड एट फूड्स हैव द रिस्क ऑफ बिकमिंग एलर्जेंस हो सकते हैं कि ये पैदा हो करे, मतलब कुछ भी दिक्कत हो। जीन्स जो यूज करे जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के तौर पे, इसकी वजह से हो सकता है कि ऐसे जीन्स का ट्रांसफर हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और इससे क्या हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न क्या है? मान लीजिए रिस्क है ये पेटेंट इन्फोर्समेंट का, इससे वैसे यहाँ पे ये ओब्लाइज कर सकता है फार्मर्स को कि ये डिपेंड करेंगे ऑन जाइंट इंजीनियरिंग कंपनीज, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज। मान लो पेटेंट ले लिया, जैसे कि मॉन्सैटो वगैरह, फॉर स्ट्रेन्स व्हेन देयर क्रॉप्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड, तो अपने आप बेचारे कर भी नहीं पाएंगे। और ये सारे प्लांट्स हो सकते हैं कि वायबल हो फॉर ओनली वन ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन में, और ये सिर्फ क्या हो कि ये प्रोड्यूस करें स्टेराइल सीड्स, है ना, जो जर्मिनेट ही ना करें, मतलब ऐसे सीड्स ये पैदा करें जो आगे सीड्स से ना पौधा बन पाए। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, हर बार बेचारों को हर साल एक ही मतलब बार बार जो है बीज खरीदने पड़ेंगे, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, समझे। तो ये सब चीजें हो सकती हैं कि ये दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में समझते हैं। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ उसमें बदलाव आता है, ऑल्टर किए जाते हैं उस तरीके से जैसे वो नेचुरली नहीं अकर करते, ठीक है। तो कैसे बदलाव लाया जाता है, मेटिंग करके या नेचुरल कुछ रिकॉम्बिनेशन करके। और जो फूड प्रोड्यूस होता है यूज करके, है ना, या फ्रॉम जीएम ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग कहते हैं जीएम फूड्स, ठीक है। अब जीएम क्रॉप्स के अंदर जीन्स होते हैं कुछ दूसरे स्पीशीज आर्टिफिशियली जो इंसर्ट करे जाते हैं उसके अंदर, उसका पूरे ही वर्ल्ड के अंदर जीएम क्रॉप्स को कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन, इनको इंजीनियर किया गया टू रेजिस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड हर्बिसाइड्स, एंड अब ये
प्लांट करे जाते हैं भारी मात्रा में बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। देखिए यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा, ये कुछ टॉप जीएम क्रॉप्स ग्रोइंग कंट्रीज हैं जो टुगेदर करीब अगर देखें तो 90% एरिया जीएम कल्टीवेशन का पूरा अप्रॉक्स अकाउंट करती हैं। इनमें अगर हम बीटी कॉटन की बात करें तो इकलौती जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसे अप्रूव करा गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2002 में इंडिया के अंदर। और जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 डेवलप करी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये पेंडिंग है अभी भी कमर्शियल रिलीज के लिए, क्योंकि ये जो जीईएसी है इसने एडवाइस करा है कि आप जनरेट करिए पूरी तरह से कंप्लीट सेफ्टी असेसमेंट डेटा को एनवायरमेंटल बायोसेफ्टी से रिलेटेड। जीएम मस्टर्ड यूज करती है सिस्टम जीन्स का फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, जो यहाँ पे प्लांट को और अच्छा बनाता है, बेटर सूटेड बनाता है टू हाइब्रिडाइजेशन दैन करंट मेथड्स। जीईएसी ने अलाउ करा है बायोसेफ्टी रिसर्च फील्ड ट्रायल्स को दो नए ट्रांसजेनिक वैरायटीज ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बीटी ब्रिंजल के लिए, जिनका नाम है जनक और दूसरे का नाम है BSS 793, जिसके अंदर बीटी क्राई 1 FA1 जीन है, इवेंट 142। ये 8 स्टेट्स में किया गया है टूरिंग 2020 से 2023 के बीच में, लेकिन प्रॉपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही स्टेट्स उस पर्टिकुलर स्टेट से और कंफर्मेशन भी कि अवेलेबिलिटी का आइसोलेटेड स्ट्रेच ऑफ लैंड का इस पर्पस के लिए ये प्रॉपर लीजिए तब यहाँ पे लाइए आप। तो जो इंडिजीनियस ट्रांसजेनेटिक वैरायटीज हैं इन्हें डेवलप करा गया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो NIPB है ना, ये पहले नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी थी न्यू दिल्ली के अंदर, साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भी। ठीक है, तो ये तो बात हमने यहाँ कर ली। अब थोड़ा सा बीटी ब्रिंजल क्या है ये समझ लेते हैं। बीटी ब्रिंजल ये क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैरी करने के लिए जीन को फ्रॉम नेचुरली अकलिंग सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया जिसे कहते हैं बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस बीटी, जो प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल प्रोटीन को जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट। अच्छा, रेगुलेटरी प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व है इन द डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए जो रूल्स गवर्न करते हैं हैंडलिंग जीएमओस की और प्रोडक्ट्स की, है ना, तो देयर ऑफ वर नोटिफाइड इन 1989 अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उसके बाद जो गाइडलाइंस इशू हुई उसमें अब दो गवर्नमेंट एजेंसीज, एक तो MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज DBT, ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए इन रेगुलेशंस को। यहाँ पे बहुत अलग अलग अथॉरिटीज भी हैं जो हैंडल करती हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स रेगुलेशन का। ये रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन है, GEAC है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। बहुत सारी गाइडलाइंस सेफ्टी असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए भी फॉलो करी गई हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे GMOs की, इन्हें भी अडॉप्ट करा गया है टाइम टू टाइम। देखिए GEAC शैल हैव पावर्स टू रिवोक अप्रूवल्स इन केस कोई भी इंफॉर्मेशन हार्मफुल इफेक्ट्स की हो जाए अगर GMOs को लेके, GMOs कॉज करें ऐसे डैमेज को इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, एज कुड नॉट इन्विसाइज्ड व्हेन अप्रूवल वाज गिवन। या तीसरा कि भाई नॉन कंप्लायंस हो किसी भी कंडीशन का जो स्टिपुलेट करा गया हो बाय GEAC। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज जानते हैं। पहला, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स रेगुलेशन 2021। क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर? पहला कि न्यू रेगुलेशंस आर प्रपोज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नई रेगुलेशन फसाई के द्वारा लाई गई हैं अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड ये अप्लाई होंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स पे या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे जिनका मतलब इंटेंडेड है डायरेक्ट यूज करने के लिए फूड या प्रोसेसिंग में। अब ये जो सारे ही हैं इसका मतलब ये होता है, ये जो सारे ऊपर बताया ना मैंने, GMOs, GEOs, LMOs, ये सारे के सारे का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नॉवल कॉम्बिनेशन हो जेनेटिक मटेरियल का जिसे ऑब्टेन करा गया हो थ्रू यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी बात, फूड या प्रोसेस फूड
जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस्ड हों फ्रॉम बट नॉट कंटेनिंग, मतलब एक होता है फूड और प्रोसेस फूड जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स तो होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर प्रोड्यूस भी होते हैं, बट इसके अंदर कोई एलएमओस जीईओस मतलब ये सब नहीं होता, ठीक है, या जीएमओस नहीं होते। अब कुछ की प्रोविजंस की बात करें ड्राफ्ट रेगुलेशन की, तो प्रायर अप्रूवल फसाई से मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट वगैरह के लिए चाहिए, ठीक है, ऑफ एनी फूड या फूड इंग्रेडिएंट जो डिराइव करा जाता है फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म के अंदर एलएमओज होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसके अंदर प्रायर अप्रूवल चाहिए जीईएसी से टू गेट फसाई अप्रूवल एंड डायरेक्ट अप्रूवल फ्रॉम फसाई इज इफ नॉट एलएमओज। अगर मान लीजिए इसके अंदर ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो आपको पहले अप्रूवल जीईएसी से लेना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट अप्रूवल फसाई दे देगा, ठीक है, अदरवाइज पहले आपको जीईएसी से लेना पड़ेगा तब आप जाएंगे फसाई के पास। उसके बाद स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर फूड लेबोरेटरीज टू बी डेजिग्नेटेड फॉर जीएम फूड टेस्टिंग। उसके बाद लेबलिंग स्टैंडर्ड फॉर जीएम फूड अगर जीईआई जो है वो 1% या उससे ज़्यादा है। तो ये सारी ज़रूरतें भी होती है ना, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जितनी तारीफें होती हैं किसी भी चीज़ की उसके नुकसान भी बहुत होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान से रखना। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की बात करते हैं, तो रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड का पहला जीएम रबर प्लांट को असम में प्लांट करा गया है, और जीएम रबर प्लांट ये पहला होगा इस तरीके का जिसे डेवलप करा जा रहा है खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए, और ये माना जा रहा है कि बहुत फले फूलेगा पूरी रीजन की क्लाइमेट के हिसाब से। एडिशनल कॉपीज जीन एमन सॉल्ट मतलब आपका मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये इंसर्ट करी गई है इसके अंदर, और जीएम रबर प्लांट ये माना जा रहा है कि बढ़िया तेज जो ठंडी होगा ना जब वेदर के टाइम पे बहुत बढ़िया उगेगा, ये मेजर फैक्टर है जो ये ग्रोथ को अफेक्ट करेगा यंग रबर प्लांट की, ठीक है। अब नेचुरल रबर ये देखिए नेटिव है वार्म ह्यूमिड अमेजोन फॉरेस्ट का, एंड ये कोई नेचुरली सूट नहीं है कोल्डर कंडीशन में। खैर ये डेवलप करा जा रहा है बाय केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये हमने पूरी बात करी। अभी ये बहुत लंबा लेक्चर ना हो इसलिए हम नेक्स्ट वाला जीनोम सीक्वेंसिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं कोशिश करके डेडिकेटेड उसके लिए एक लेक्चर बना दूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ टू follow me everywhere. Now thank you so much for watching. Thank you so much. Have a nice day. Take care.